दोस्तों, आज वैज्ञानिक जानते हैं कि ब्रह्मांड में लाखों शायद अरबों ग्रह हैं जो जीवन को बनाए रख सकते हैं। तो हर चीज के लंबे इतिहास में इस जीवन में से किसी ने भी अंतरिक्ष में इतना दूर क्यों नहीं किया कि वो मनुष्यों से हाथ मिला सके। ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड पार करने के लिए बहुत बड़ा है। ऐसे ही हम एलियंस के बारे में सोचते हैं, तो आपको कुछ ऐसे ही मजेदार बातों के बारे में आइए बताते हैं। दोस्तों, एक रात आकाश की ओर मुंह करते एक इंसान ने ये कहा कि वेयर इज एवरीबॉडी। ये वो फेमस सवाल है जिसे 1950 में एक लंच टाइम चर्चा पर फेमस फर्मी पैराडॉक्स के रचयिता एनरिको फर्मी ने अपने को वर्कर से पूछा था। साथ ही 1961 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर फ्रैंक ड्रैक ने अपने ड्रैक एक्वेशन के जरिए कहा था, अकेले मिल्की वे में ही करीब 10,000 से भी ज्यादा एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो सकते हैं। पर एज यू कैन सी, सवाल का अब भी आंसर नहीं मिला था। बट गेस व्हाट, अब जस्ट रिसेंटली एक खबर आई है कि कुछ थ्योरिस्ट ने इस फेमस फर्मी पैराडॉक्स का अब तक का सबसे खतरनाक सॉल्यूशन खोज निकाला है, जो सच में कारगर साबित होता है। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकर लिटरली आपका माइंड ब्लो होने वाला है। अगर आप में डेयरिंग है तो ही इसे देखना, जो कि हम शुरू करेंगे पहले कॉन्सेप्ट से, जो अपने आप में काफी यूनिक है। दोस्तों, दावा है कि एलियंस एक मैट्रियोश्का ब्रेन नाम की डिजिटल रियलिटी में रह रहे हैं। साल 1997 में इन्वेंटर डैनियल ब्रॉडविक ने अपनी बुक ईयर मिलियन साइंस एट द फार एज ऑफ नॉलेज में ये बताया कि कुछ एलियन सिविलाइजेशन इतने एडवांस हो सकते हैं कि वो अपने नजदीकी स्टार के अराउंड मल्टीपल डायसेंट स्फीयर्स का एक स्ट्रक्चर बनाकर अपने आप को एक डिजिटल वर्चुअल यूनिवर्स में अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इन थ्योरीज का ये दावा है कि अगर ये सिविलाइजेशन रशियन नेस्टिंग डॉल्स की तरह एक अंदर एक ऐसे अनगिनत डायसेंट स्फीयर्स इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उनसे बनने वाला टोटल स्ट्रक्चर नेपच्यून की ऑर्बिट जितना बड़ा होगा। और स्टार की एनर्जी बिना लीक किए पूरी तरह निचोड़ने की वजह से उनका ये सारा तामझाम प्रैक्टिकल ही अनडिक्टेबल होगा। दोस्तों, थ्योरिस्ट का ये मानना है कि एलियंस के स्ट्रक्चर में पावर कलेक्टर्स, कम्युनिकेटर मॉड्यूल, हीट रेडिएटर और बहुत सारा सिलिकॉन मौजूद होगा। पर इन सबसे स्पेशल एक चीज उनके पास होगी जो हम भी अब तक नहीं बना पाए, और वो है कंप्यूट्रोनियम। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल मटेरियल है जिसका हर एक पार्टिकल एक छोटे इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है। बेसिकली ये आइडिया है कि जैसे एक साधारण कंप्यूटर में अनगिनत मटेरियल से बने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जीरोस और वंस के डेटा को अपने थ्रू डिले करते हैं ताकि उनसे कुछ मतलब की इंफॉर्मेशन बना सके, वैसे ही इस कंप्यूटोनियम के आइटम्स इतने पेचीदे होंगे कि वो बिना किसी अन्य मटेरियल के खुद ही इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर की तरह ही काम करेंगे, और नतीजा उनका पूरा मैट्रियोश्का ब्रेन सिस्टम और वो डायजन स्फीयर्स का स्ट्रक्चर एक सोलर सिस्टम के साइज का सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर ऐसा कोई सिस्टम या स्ट्रक्चर ऑलरेडी किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बना लिया, तो वो उसमें एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाकर फिर अपने आप को जीरोस और वंस के रूप में उस सिस्टम में अपलोड करके हमेशा हमेशा के लिए हमारे भगवानों की तरह अमर हो सकते हैं। क्योंकि वैसे भी शरीर मरता है, इंटेलिजेंस नहीं, और डेटा नहीं मरते। हम जानते हैं कि यह कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा फार फेज लगता है और हो सकता है कि आप ये बोलो इसमें हमें क्या है। लेकिन बात यह है कि नासा के प्लेनेटरी साइंस डिवीजन के हेड शॉन डी डेमागोल गोल्डमैन ने अपनी रिपोर्ट वुड कॉन्टेक्ट विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बेनिफिट और हार्ड ह्यूमैनिटी में ये कहा है कि अगर कोई भी एलियन सभ्यता हमसे ज्यादा एडवांस निकली और उन्होंने हमें ढूंढ लिया, तो वो हमें मार देंगे। और ये है फर्मी पैराडॉक्स का दूसरा सबसे टेरिफाइंग सॉल्यूशन, द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इसे चाइनीज ऑथर लियू शिशिंग ने अपने नोवेल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में काफी डिटेल में बताया था। लियू ने अपने रिसर्च और नॉलेज में प्रेडिक्ट किया है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ह्यूमैनिटी के लिए काफी हार्मफुल हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज नॉलेज बेस्ड प्रेडिक्शंस काफी पावरफुल होता है। और आप अपने आसपास देखिए और ध्यान दीजिए कि किस गति से सब कुछ आगे बढ़ रहा है। पहले आपको क्रिकेट की जानकारी सिर्फ रेडियो से मिलती थी, और अब टीवी, लैपटॉप, फोन में लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, तो इस थ्योरी के अनुसार मान लो कि यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है और उसमें रह रहे सिविलाइजेशन हंटर्स यानी कि शिकारी हैं, जो उस जंगल में खाने और रिसोर्सेज के लिए दूसरों के साथ कम्पीट कर रहे हैं। अब ऑल इन क्रिएचर्स का मेन रोल है सर्वाइवल और खुद को प्रिजर्व करना। तो ऑब्वियसली ये लोग अपने एक्सप्लोरेशन को लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्शियस होंगे, और ये जितना हो सके अपने आप को छिपाकर, अपने रडार्स को, अपनी फ्रीक्वेंसी को छिपाकर वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी और को ना मालूम पड़ सके कि वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब किसी भी शिकारी का पाला दूसरे शिकारी से पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये अज्यूम करेंगे कि सामने वाला थ्रेट है और उसे एंड हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन के हिसाब से इसीलिए इतने सारे एलियन लाइफ हमारे आसपास होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो सभी अपने एक्सप्लोरेशन को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बेसिकली इन थ्योरी का आइडिया इसके रचयिता को कहां से आया? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आइडिया गेम थ्योरी से आया। ये सारा ब्रह्मांड किसी यूनिवर्सल गेम की तरह है। ये गेम थ्योरी कहती है इसमें अलग अलग एक्शंस हमें कोई ना कोई सेट ऑफ आउटकम्स देते हैं,
मिसाल के तौर पर देखो, जिससे ये एक सिनेरियो है जिसमें हमारे पास दो सिविलाइजेशंस हैं, सिलेक्शन C1 और C2, जो कि एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में पहले से ही जानती हैं और दोनों वहीं पर सेम रिसोर्सेज या फूड या डोमिनेंस अकेले compete कर रहे हैं। अब ऐसे में देखते हैं कि इन दोनों में से किसी एक सिविलाइजेशन का डिस्ट्रॉय होना बिल्कुल तय है। तो हमें बताओ यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। दोस्तों, सबसे पहले दोनों एक दूसरे के बारे में पता होकर भी बिल्कुल चुप बैठेंगे, जिसकी वजह से इस गेम में कोई आउटकम मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई एक सिविलाइजेशन दूसरा सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। अब इसमें कुछ आउटकम मिलने के चांसेस तो हैं, पर फाइनाइट इसे फाई कहते हैं, क्योंकि आप किसी को एक ही बार मार सकते हो, बार बार जिंदा करके नहीं। लेकिन एक सेकंड इन सब के बीच में एक तीसरी पॉसिबिलिटी है जो हमेशा सच होने वाली है। ये मैटर नहीं करता कि कौन मर रहा है, ये पॉसिबिलिटी है दोनों में से कोई भी एक मरेगा। अब इसमें मुझे बताओ कि इसमें किसी भी आउटकम के कितने चांसेस हैं। जी हाँ, इनफिनाइट, क्योंकि कोई तो मरेगा लेकिन कौन, ये तो कोई नहीं जानता। सो बेसिकली अब हमारे पास तीन आउटकम है, 0, पाई और इन्फिनिटी, जिन्हें अगर आप समझ चुके हो तो सिंपल से डायग्राम को समझने के लिए भी आप बिल्कुल रेडी हो। डायग्राम को ध्यान से देखना। अगर C1 सिविलाइजेशन को फर्स्ट चांस मिलता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो C2 सिविलाइजेशन को खत्म कर दे या फिर कुछ ना करें। कंडीशन को देखते ही C1 की सबसे ज्यादा लॉजिकल चॉइस से C2 को खत्म करना, जिसके चांसेस पाई माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी इसलिए लिखा है क्योंकि C2 के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस इन्फिनिटी हैं। लेकिन यहाँ पर हम C1 के नजरिए से C2 को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं। पर यह तो एक बात हुई, अगर C1 ने कुछ नहीं किया तो क्या? इस केस में वो पूरी तरीके से C2 के रहमो करम पर होगा कि अब C2 से डिस्ट्रॉय ना करें। यानी ये पूरा सिनेरियो बिल्कुल काउंटर स्ट्राइक गेम से मिलता जुलता है। जैसे इस गेम में भी काउंटर टेररिस्ट और टेररिस्ट दोनों को एक दूसरे की रेजिस्टेंस के बारे में पता होता है, और अगर एक ने ही चांस मिलते हुए दूसरे को नहीं मारा तो फिर दूसरा उसको खत्म कर देता है। यानी कि इससे ये प्रूव होता है कि अगर दो सिविलाइजेशन को एक दूसरे के बारे में पता है तो सर्वाइवल के लिए किसी एक को मरना ही होगा। लेकिन अगर उन्हें नहीं पता तो ये सिनेरियो 2 बन जाता है, जिसमें C1 और C2 दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं जानते। C1 C2 से कम एडवांस है और अब ऐसे में सभी चांसेस पिछले सिनेरियो की तरह सेम ही रहेंगे, बस कुछ चीजें यहाँ पर बदल जाएंगी। अब C1 के पास एक चॉइस है कि वो सिग्नल भेजकर दूसरे को खोजने की कोशिश करेगा या फिर चुप बैठकर अपनी लोकेशन को सीक्रेट रखेगा। अब इस बीच अगर C1 द्वारा भेजे गए सिग्नल को C2 सिविलाइजेशन ने डिटेक्ट कर लिया तो उसे C1 की लोकेशन का पता चल जाएगा, और जैसे पहले सिनेरियो में C2 सिविलाइजेशन C1 को मोस्ट प्रॉब्ली खत्म कर देगी। लेकिन अगर C1 ने कोई सिग्नल कभी भेजा ही नहीं तो C1 को तो किसी सिविलाइजेशन का पता ही नहीं चलेगा, पर साथ ही C2 को भी C1 का पता नहीं चलेगा और दोनों जिंदा बच सकते हैं। जस्ट लाइक PUBG गेम, जिसमें जो आखिर तक कांटेक्ट में नहीं आता वो बिना मेहनत के आखिर तक जिंदा बच जाता है। यानी कि अगर हम C1 हैं और किसी दूसरी सिविलाइजेशन से काफी कम एडवांस है तो अपनी लोकेशन ब्रॉडकास्ट ना करने में हमारी भलाई है। वो अलग बात है कि हम ये समझने में बहुत ही लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमने एक बार नहीं बल्कि बार बार अपनी लोकेशन रिवील की है। जैसे कि 1974 में अरेकिबो मैसेज और 1977 में वॉयेजर की गोल्डन डिस्क, जिनमें हमने एलियंस के लिए सच में प्लेटर पर अपना बायोलॉजिकल मेकअप तक डिकोड करके दे दिया। यानी ड्रैग इक्वेशन के लेटेस्ट वैल्यू के माने तो हमारे यूनिवर्स में करीब 15.6 मिलियन सिविलाइजेशन हैं, जिनमें से अगर 1% सिविलाइजेशन भी हमसे एडवांस निकले कि वो हमारे सिग्नल को डिटेक्ट कर सकें तो 1,56,000 सिविलाइजेशन मिलकर एक साथ हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं। और यही चीज ना इस सॉल्यूशन को हमारे लिए डरावनी बनाती है। दरअसल हम शायद सोचते हैं कि हम एलियंस को ढूंढ रहे हैं, पर ये कोई नहीं सोच रहा है कि हो सकता है कि शायद वो हम पर ऑलरेडी नजर रख रहे हों। लेकिन यकीन नहीं आता तो जरा ये सुनो। साओ फ्रांसिस्को, ब्राजील, 16 अक्टूबर 1957 की रात, जब एंटोनियो बोयस नाम का एक फार्मर अपने खेत से वापस लौट रहा था, तब से आसमान में एक अजीब सी रेड कलर की रोशनी देख वो रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, और जितनी वो रोशनी उसके करीब आती उतनी ही बड़ी होती जाती। और फाइनली जब उसे पता चला कि वो रोशनी एक एग शेप्ड एरियल क्राफ्ट से आ रही है तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। लेकिन तभी उसे 5 फुट लंबे मिस्टीरियस से क्रिएचर्स ने पकड़ लिया और उसके 2 साथी उसे घसीटते हुए अपने स्पेसशिप में ले गए। स्पेसशिप में आते उन क्रिएचर्स ने उस पर एक अजीब सा जेल लगाया और एक मेडिकल रूम में उसे टेस्ट के लिए ले गए। उसको वो लोग एक सेमी सर्कुलर रूम में ले गए, जहां उसने देखा कि बहुत सारे अनोखे से सिंबल्स हैं। उसी रूम में उन्होंने एंटोनियो की चेन से ब्लड के सैंपल भी लिए, जिसके बाद उन्होंने एंटोनियो को वापस छोड़ दिया। लेकिन आगे जो हुआ वो एकदम ही शॉकिंग था। उसकी स्टोरी को सुनकर ब्राजील के एक नेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर उल्लावो फोंटेस ने उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया। उन्होंने पाया कि एंटोनियो रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हो गया था, और इतना ही नहीं, उसके शरीर पर लाल रंग के निशान थे, जिनमें से पीले रंग का पानी जैसा एक लिक्विड निकल रहा था। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि एंटोनियो की स्टोरी को सबसे कंजर्वेटिव थ्योरीज भी सच मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार फर्मी पैराडॉक्स का एक और टेरोफाइन सॉल्यूशन है कि एलियंस को हम ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि वो हमारे बीच ही मौजूद है। एक सेकंड दोस्तों, हमारा
फर्स्ट सॉल्यूशन मैट्रियोश्का ब्रेन ये कहता है कि एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन अपने आप को कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं, और लास्ट सॉल्यूशन कहता है कि एलियंस हमारे बीच मौजूद है। अगर हम पर स्पाई करने वाले मालवेयर्स इन्हीं एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए हो, तो वैसे भी आखिर कितने सारे मालवेयर्स हैं जिनके सोर्स तक हम पहुंच ही नहीं पाते। ये इम्पॉसिबल होता दिखाई देता है। अगर वो क्वांटम कंप्यूटर्स या उससे भी ज्यादा एडवांस कंप्यूटर यूज करते हो तो वो आर्टिफिशियल बॉम्ब हॉल्स तक बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।